हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए फिर लेकर के आए हैं सीटेट जनवरी 2024 में जो आपके हिंदी के पेडागोजी प्रश्न पूछे गए, वही सारे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो जो वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियोस अच्छी लगे क्लास के बाद तो आप लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य तो जानते होंगे आप लोग, जिसको जुमला कहते हैं वही वाक्य है। बच्चों द्वारा शिशु गीत गीत अल्पना किसके तरीके हैं? क्या है? बच्चों द्वारा शिशु गीत गीत अल्पना किसके तरीके हैं? शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय लय के। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग भी, मैं इससे पहले भी बताया आप लोग को कि पहले आप जो है प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं ना सीटेट की, आप तो अपने को भी अपना जांचना ना, अपना भी मूल्यांकन करना है कि हमने कितने पानी में हम हैं, कितनी तैयारी है हमारी। तो इसलिए जरूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में हमसे पहले उत्तर दिया कीजिए, ताकि आपको भी अंदाजा लगे कि हम कितने प्रश्न गेन कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रश्न का इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको शब्दावली को समृद्ध करने के। क्या सवाल है? वाक्यों के संदर्भ में कोई सेंटेंस है, कोई जुमला है, उसके संदर्भ कौन सा कथन सही नहीं है? हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर 1 इस वजह से सही हो जाएगा कि हमें जो है बच्चों को रटवा कर नहीं पढ़ाना है। अगर हम बच्चे को रटा कर पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है पढ़ाई से उसका रुचि खत्म हो जाएगा। इसलिए शिक्षा के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमें जो है बच्चों को रटा करके नहीं पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के यही है सही। यहाँ सब देखिएगा नहीं पूछा गया, तो नहीं शब्दावली को समृद्ध करने के। ठीक है। प्रश्न नंबर हम 107 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? बार बार नहीं वाला प्रश्न पूछ रहा है, देख लीजिए। यहाँ आपको जो है थोड़ा सा मोटा भी कर दे रहा, ताकि जो है आप कंफ्यूज नहीं करें। पुस्तकालय के भंडार गिरह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि, यानी पुस्तकालय के बारे में कौन सा इसमें से ऑप्शन सही नहीं है? किसके बारे में देखा जाना चाहिए, कौन सा नहीं देखा? तो सही नहीं वाले ऑप्शन को हमें चुनना है। शिक्षार्थी को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स है, आपको साहित्य की विविध प्रकार की विविधताओं को देखने के मौके मिलने चाहिए कि कौन से साहित्य हैं, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, कौन सा साहित्य और किस साहित्यकार ने लिखा है। इन सारी चीजों को लाइब्रेरी में हम बच्चों को दिखा देंगे। हम उसको गोदान एक नावल की किताब है, इसको प्रेमचंद ने लिखा। इस तरह से आप जो है अल हिलाल एक बुक ले आएंगे उर्दू की, और कहेंगे इसको जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा। इस तरह से आप लाइब्रेरी में बच्चों को लेकर के जाएंगे, उसको प्रोत्साहन करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका जो है ये सही है। तो ऑप्शन अभी नहीं, जवाब नहीं बता रहा हूं मैं कि ये होना चाहिए, ये कह रहा हूं लाइब्रेरी में पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, ये भी होना चाहिए। पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त से हो सकता है, यानी उपयुक्त रूप से सस्वर का मतलब हुआ बुलंद आवाज से पठन, यानी बुलंद। आप लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां 10 लोग भी बैठ करके पढ़ रहे हैं, आप खूब चिल्ला करके पढ़ना शुरू कर दिए, तो और लोगों को क्या डिस्टर्ब होगा। तो ऐसा करना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर यही हो जाएगा आपका। यानी ये नहीं करना चाहिए आपको लाइब्रेरी में, बाकी ये 3 आपको करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें एनर्जी मिलती है और जो है हम इसी तरह के क्लासेस आपके लिए लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। चलिए सवाल नंबर 108 देखेंगे मेरे दोस्तों। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए? साक्षरता यानी खानदगी जिसे कहते हैं, अर्जित करने के लिए यानी तालीम बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा निपुणता यानी कौन सी मास्टरी सही होगी, कौन सी मास्टरी सही होनी चाहिए? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर। ध्वनियात्मक जागरूकता और प्रवाह, दृश्य साइड शब्दावली और प्रतिमाओं की पहचान, डिकोडिंग और भाषा अवबोध, सटीकता और ध्वन्यात्मकता बोध। तो ऑप्शन नंबर आप बताइएगा 108 का सही प्रश्न कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 108 का सही प्रश्न जो है, सही उत्तर कौन सा होगा? तो उत्तर आपका हो जाएगा इसका कि डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। क्या हो जाएगा? डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। अब देखिएगा साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता है, यानी कौन सी चीज में साक्षरता अर्जित करने के लिए हमें जो है मास्टरी होना चाहिए? तो ध्वन्यात्मकता, जागरूकता और प्रवाह, यानी जबानी के साथ किसी ध्वनि को हम सुने ये जरूरी नहीं है आपके लिए। दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, ये भी सिर्फ शब्दों की अच्छी से पहचान हो और उसके प्रतिमानों की पहचान हो, ये जरूरी है। डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, आपको ये डिकोडिंग और भाषा अवबोधन अच्छे से आता हो, यही एक मास्टरी की पहचान है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3 सही हो जाएगा। सटीकता और ध्वन्यात्मकता बोध, ये आपको ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 108 का 3। देखेंगे सवाल प्रश्न नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? फिर नहीं से आया सवाल। कौन सा तरीका जो है पढ़ाने के लिए सही नहीं है प्रभावशाली से, यानी एक मुअस्सर तरीके से तरीके तदरीस देने का कौन सा तरीका सही नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। देखिए वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना का मतलब हुआ आपको हकीकत में वो सारी कम्युनिकेशन, वो सारी जो है मुआसलात, वो सारी तरसीलात बच्चों को देना है। जैसे कि हम ग्रामर की किताब पढ़ा रहे हैं तो ग्रामर समझने के लिए, व्याकरण पढ़ा रहे हैं ना, ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो व्याकरण समझने के लिए जितनी सारी चीजें उनको चाहिए वो आप दीजिए। तो ये ऑप्शन आपका यानी कि ये सही है, ये तो होना चाहिए। यहाँ क्या पूछा? नहीं होना चाहिए। तो व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। अब बच्चों को हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि वोवेल कितने हैं, तो हम उसको बताएंगे कि वोवेल इतने हैं, 5 हैं, A E I O U। तो ये व्याकरण हम बता रहे हैं तो ये नियम उसको बताएंगे, ये भी आपको होना चाहिए। संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, संप्रेषण के अभ्यास, आप जो है ग्रामर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप उसको कम्युनिकेशन के अभ्यास के अवसर दे रहे हैं, यानी बातचीत करने के, तो उसमें जरूरत नहीं है व्याकरण में। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का मतलब आपको वही हुआ, इबलाग तरसील जिसको कहते हैं, और वही आसान भाषा में आपको हम पहुंचे तो उसको जो है एक दूसरे से गुफ्तगू करा देना, संवाद करा देना। यही जो है ग्रामर के क्लास में अगर हम संवाद करा, इससे कोई फायदा नहीं है व्याकरण का। व्याकरण का फायदा जो है 3 जो इसमें ऑप्शन में, तो व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना, ये तीनों होगा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 109 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 110 देखेंगे। सवाल नंबर 110, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपके कंफ्यूजन को, आपके किसी प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सके। अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो आपके जो फ्रेंड्स, जो दोस्त है तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस क्लास को शेयर कीजिए, और जो है जितने सारे ग्रुप्स हैं आपके पास, उन सारे ग्रुप में जो है वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि मेरी मेहनत का फायदा और बच्चे उठा पाए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे 110।
निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? देखिएगा, साक्षरता शिक्षण उपागम यानी कौन सा पढ़ाने का तरीका जो है बच्चों की ध्वनि यानी आवाज और उनके उनसे रिलेटेड चीजों पर ये जो है क्या बल देता है? तो कौन सा? समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद, स्थिति परक उपागम और ध्वनि विज्ञान निर्देश। तो ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका ऑप्शन नंबर राइट सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों समग्र भाषा पद्धति सही आंसर हो जाएगा इसका। अब बोलेंगे क्या होता है ये समग्र? समग्र जाते हैं वो सारी चीजें स्टडी मटेरियल जिसको हम कह लें कि जो है स्टडी मिटने के लिए है जरूरत, बताइए। तो ये ऑप्शन खुद ही कट जाएगा। और स्थिति परक उपागम इसकी भी जरूरत नहीं है कि हम बच्चों की स्थिति को देखें, कौन है, कैसा है, कहाँ है। हम बच्चे को अक्षर पढ़ा रहे हैं तो अक्षर देखना है। और ध्वनि विज्ञान निर्देश के अच्छे से आवाज निकालो और विज्ञान के मुताबिक जो है तुम आवाज निकालो, ये सारी चीजें व्याकरण पढ़ाने, ये अक्षर पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ा रहे हैं तो ए से रिलेटेड जितने जो है मटेरियल है बच्चों के सामने रख दे। ए का कार्टून बना दे और ए के बारे में जो है खिलौना ला करके दे दे और ए बी सी डी का जो है खिलौना था वो सारे जितने सारे स्टडी मटेरियल है वो दे दें। यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 111 देखें। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे। जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? गतिविधि का यह प्रकार, कोई जो है टीचर अपने क्लासरूम में बच्चों से कह रही है कि तुम सकना शब्द को अपने जो है शब्दों में अपने जुमलों में अपने वाक्यों में इसका प्रयोग करो। किसका? सकना का। तो ये गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? तो ऑप्शन देखेंगे मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद स्वच्छंद बोल जिसको हम समी तरीका कहते हैं वही श्रवण कौशल हो गया। आप स्वच्छंद बोलना यानी खुद से जो है प्रोनाउंसिएशन करना, ये जो है आपको स्वच्छंद कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, हम सही जवाब पर इसलिए पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये दोनों तो कट ही जाएगा। क्या है वहां गतिविधि क्या कराया जा रहा है? सकना और सकने का प्रयोग के बारे में। तो ये तो नियंत्रित मौखिक अभ्यास, तो मौखिक अभ्यास वहां हो ही नहीं रहा क्योंकि सकना और सकने की प्रयोग वहां पर कराया जा रहा है। तो ये नियंत्रित मौखिक अभ्यास हमको यानी कंट्रोल में आकर के कोई अभ्यास करना, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। तो मौखिक प्रवाह अभ्यास ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हम बच्चों को रवानी के साथ क्या करेंगे? बच्चों को रवानी के साथ पढ़ना सिखाएंगे। तो मौखिक प्रवाह अभ्यास इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना? ऑप्शन नंबर। अब देखेंगे हम 112 प्रश्न नंबर 112 कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तक का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न के सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? यानी कोई शिक्षिका क्लासरूम में कोई एक लेसन एक बुक ले ली है, जैसे आप शिक्षिका बन रही हैं तो आप भी एक बुक ले लीजिएगा। आपको कहा जाएगा आप उससे 5 प्रश्न तैयार कीजिए। तो आपको प्रश्न कैसे तैयार करना है, कौन सा प्रश्न बच्चों के लिए महत्वपूर्ण, तो आप उस वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल से समझाते हैं। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं? ये इन बातों का ध्यान रखना हमको क्या प्रश्न बनाते वक्त है। बाल साहित्य के मान्य लेखक है? क्यों? क्यों हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो हम उनके अनुसार जो है उनका प्रश्न हम तैयार करेंगे, न कि बड़े बड़े लेखकों का हम देखेंगे कि कौन सा इसका लेखक है, उनका नाम कितना है, उन्होंने कितने साहित्य के मैदान में कैसा कैसा काम किया, हम वो देखने में जाएंगे तो बच्चे को दे पाएंगे अच्छा सबक? नहीं दे पाएंगे अच्छा लेसन। तो ऑप्शन नंबर 1 पहले ही कट जाएगा। और क्या पुस्तक कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों को स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है? ये देखना है। क्या पुस्तक तीसरी कक्षा में पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग के प्रयोग के लिए उपयुक्त है? तो ये भी कट जाएगा आपका। और जो है आपका ऑप्शन नंबर
3 भी कट जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 112 का? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मेरे दोस्तों? क्योंकि क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई। यानी हमें ये देखना, बच्चों को क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो हमें ये देखना है प्रश्न देने के लिए कि वो क्यों बुक या वो किताब या वो पुस्तक जिससे हम प्रश्न तैयार कर रहे हैं, तो वो पुस्तक जो है बच्चों के लिए तैयार की गई है कि नहीं बड़े बड़े साहित्यों के लिए तैयार की गई है। तो हम क्या कहेंगे? तो उन ऐसे पुस्तक होता है। इसका 112 का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 113 देखें। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि या श्रव्य भाषिक विधि? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 का देखेंगे। प्राकृतिक उपागम किसे कहते हैं? जो चीज बच्चे कुदरती तौर पर सीखते हैं उसको क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक उपागम। तो ये कट हो जाएगा। क्या पूछा? कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के लिए मुख्य से संबंधित है? तो संप्रेषणात्मक उपागम देखिएगा क्या है ऑप्शन नंबर 113 का। ऑप्शन नंबर आपको जो है कौन सा सही होगा? 113 का जो है ऑप्शन नंबर आपको 2 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपको 113 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। संप्रेषणात्मक उपागम। क्यों भाई? संप्रेषणात्मक उपागम किसे कहते हैं इससे पहले भी बताया मैं। अगर आपको सीटेट के शब्दों के बारे में कुछ कंफ्यूजन है या समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए मैंने अपने ही चैनल पे एमएन एकेडमी के चैनल पे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाल दिए गए हैं और जो है आपको पीडीएफ डाल दिया गया है। तो चैनल में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पे टेलीग्राम का चैनल भी है, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। और जो है आपको डिक्शनरी लाया गया है, सीटेट की डिक्शनरी अपलोड कर रहा हूं। जैसे उर्दू से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, यानी तीनों जबान को सीटेट में जितने शब्द पूछे जाते हैं मुश्किल, सबको मैं इकट्ठा एक एक वीडियो में लाया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो हम क्या है? संप्रेषणात्मक उपागम कहते हैं कम्युनिकेशन को, जिसको उर्दू में कहते हैं इबलाग, और उसको तरसील, यही चीज क्या कहलाती है? संप्रेषणात्मक उपागम कहलाती है मेरे दोस्तों। तो ये सही हो जाएगा आपको। जीवन यानी कि हम हर वो चीज बच्चों को पर्याप्त कराए, अवसर देंगे लेने का जो चीज बच्चों को अपनी परिस्थिति जीवन से जोड़ सके, परिस्थितियों जीवन की परिस्थितियों से जोड़ सके, उसी को हम वो कम्युनिकेशन बच्चों को अवेलेबल कराएंगे जिससे वो आसानी के साथ सीख सके और अपने जीवन को उन चीजों से जोड़ सके। जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साइंस का कोई चैप्टर उठा लिए और उससे पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते वक्त हम पेड़ और पौधे का एक चैप्टर हम ले लिए कि पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, कैसे बढ़ते हैं, और वो हमें कैसे ऑक्सीजन देते हैं, वो हमारा ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, तो हम उसके पास लेके गए और उससे जोड़ करके पढ़ा दिए। तो बच्चे क्या करेंगे? आसानी से उसको समझने का प्रयास करेंगे और आसानी से समझ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 114 देखें। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या? विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना और नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं क्या है ऑप्शन? संरचनाओं का नियंत्रित संरचनाओं का नियंत्रित है, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिएगा मेरे दोस्तों, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? विस्तृत पठन का अभ्यास करना, नई शब्दावली नहीं होगा, ये तो कट जाएगा, कि प्रयोग का अभ्यास करना। क्यों कट जाएगा? कि हम बच्चों को अदला बदली करके क्या करने कह रहे हैं कि जो है बच्चों को कह रहे हैं कि हाँ तुम कार्य करो और पढ़ो उससे, और उससे पढ़ने का मकसद क्या है? शब्दावली को इकट्ठा नहीं करना है, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, पार्टी के काम की जांच की कौशल विकसित करना। ये भी सहपाठी के काम की जांच है, एक दूसरे को अदला बदली करने कह रहे हैं, एक दूसरे से बुक और उससे पढ़ने कह रहे हैं। तो ये मतलब नहीं है कि हम एक बच्चे का जांच दूसरे बच्चों से करवा रहे हैं या एक बच्चे का टेस्ट है दूसरे बच्चे। तो ये तीन ऑप्शन कट जाए तो ऑप्शन नंबर ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, यानी रवानी के साथ बच्चे पढ़ सके, उसी को हम कहते हैं विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना।
वे रवानी के साथ पढ़ने का मशक कराना जिसे कहते हैं उर्दू में। चलिए ऑप्शन सवाल नंबर 115 पे चलेंगे मेरे दोस्त। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे अध्यापक के पीछे शिशु गीत गाते हैं। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। वे अपनी कॉपी में अक्षरों को बार बार पेंटिंग ड्रेसिंग करते हैं और या बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म ज्ञात्मक कौशल के विकास पर होता है। तो बताइएगा 115 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अब 115 का ऑप्शन नंबर आपको जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले आप बता दीजिए तब उसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे, बुनियादी चरण की अवस्था वाले जो अभी क्लासरूम में सिर्फ एडमिशन लिए हैं एक क्लास में, तो उसकी अवस्था वाले तभी अधिक संलग्न होते हैं जब वे अध्यापक के पीछे शिशु गीत गाते हैं। तो ये नहीं हो जाएगा, शिशु गीत गा रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं और उसमें मस्त है ऐसा। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ये भी ऑप्शन नंबर आपका जो है ये ऑप्शन जो है आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि हम बच्चों को, और वे अपनी कॉपी में अक्षरों को बार बार ड्रेसिंग करते हैं और बार बार, ये भी कट जाएगा आपका। और मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म ज्ञात्मक कौशल, तो ये चारों ऑप्शन कट जाएगा। तो अब होगा कौन सा ऑप्शन भाई। तो हम देखेंगे चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें है कि जो एडमिशन लिया है उसको थोड़ा सा मन बहलाना भी है, तो अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। ये अधिगम के बाद अधिक संलग्न होते हैं जब बच्चे वो अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। ठीक है ना, शिशु गीत वही कहते हैं जो बच्चों का गीत होता है उसी। चलिए प्रश्न नंबर 116 पे चलेंगे। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से जांचती हूँ। ये पहले भी पढ़ा चुका, उर्दू में आ चुका ये प्रश्न। ये विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है। प्रारूपण पर, प्रूफ रीडिंग पर, सहपाठी मूल्यांकन पर। बताइएगा ऑप्शन नंबर। आप लोग सही ऑप्शन का जो है चयन करके कमेंट बॉक्स में हमको पहले बता दिया कीजिएगा। प्रारूपण है या पुनरूपण है, पुनः प्रारूपण है या प्रूफ रीडिंग है। तो ये जवाब इसका राइट आंसर प्रूफ रीडिंग, इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जो है अपनी कॉपी को खुद जांच करके खुद अपने आप को प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर 117 पर चले। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनके अपनी सहजता भाषा मातृभाषा के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। सवाल है, नहीं करता है, ये मत सोचिएगा करता है। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि और श्रव्यभाषिक विधि। तो ये तो करता है, क्योंकि श्रव्यभाषिक विधि में वही है कि बच्चे को भाषा पढ़ाना भी है और जो पढ़ाए वो सुनता भी है और वो पढ़ता भी है और दूसरे को सुनाता भी है। तो ये श्रव्यभाषिक विधि हो गया। संप्रेषणात्मक उपागम तो आपको चाहिए, कम्युनिकेशन हर जगह चाहिए आपको, तरसील और इबलाग की हर जगह जरूरत पड़ती है। प्राकृतिक उपागम बच्चे तो बचपन ही से सीखना शुरू कर देते हैं। तो कौन सा सही नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो सही नहीं होगा आपको ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। डायरेक्ट विधि जिसे कहते हैं कि ऑर्डर दे करके बच्चों को सिखाएं, क्या करना ही पड़ेगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 117 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए एक अध्यापक कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है। कौन सा टीएलएम जानते हो, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग टीएलएम, टी से हो गया आपको टीचिंग, एल से हो गया लर्निंग, एम से मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। ये होगा, यहाँ पूछ रहा नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों की जिज्ञासा के साथ खोजबीन, जिज्ञासा जानते हो उसके जो है दिलचस्पी को साथ खोजबीन और प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर हो। ठीक है, ये ऑप्शन भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। यहाँ नहीं पूछा नहीं होना चाहिए। तो चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिसे आसानी से बदला जा सके। चलिए इसको थोड़ा देखेंगे। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा आपका। और ये तीनों, तो ये तीनों जब होना चाहिए तो राइट आंसर क्या नहीं होना चाहिए, नहीं पूछा तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है ना। इस तरह से हम जो है एक दूसरे को काट करके सही जवाब पर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम आपको प्रीवियस पेपर लगातार लेकर के आ रहे हैं। आप में से जिन भाइयों ने पेपर को या जिन बहनों ने नहीं देखा है प्रीवियस पेपर के और वीडियोस, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस दे दिए गए हैं, सबका लिंक है। और जो है चैनल पर भी अपलोड है, प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहां सारे चैनल पे सारे वीडियोस अपलोड है, वहां से जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न हो आपको सीटेट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में हमसे आकर के पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो है आपके और फ्रेंड भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। और सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पे नए हैं तो मत भूलिएगा, ताकि हम जो है आपके लिए जो भी वीडियोस अपलोड करें वो आसानी से आप तक पहुंच सके। चलिए हम प्रश्न नंबर 119 पे चलेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप द्वारा रेखांकित दक्षताओं का प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागीतीय स्वा स्वागतीय और आनंदीय परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करने और आंतरिक गतिविधियों को का आयोजन करके, मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों के से बच्चों के कार्यों का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कच कच की सजावट करके। तो इसमें क्या पूछा आपको कि कौन सा पाठ्यचर्या प्रारूप द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चों की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला, समावेशी और स्वागतीय और आनंदीय परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। देखिए, समावेशी यानी कि सारे बच्चों को जिसमें हो, और स्वागतीय जो सारे बच्चों का वेलकम हो, जिसमें जो है सबको दिया, आनंदीय जो पुरलुत्फ हो, और परिवेश सबके लिए एक जैसा हो, और सर्वाधिक सबसे उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है बताइएगा। जिसमें समावेशी हो और स्वागतीय हो और आनंदीय हो यानी पुरलुत्फ हो, और परिवेश हो यानी एक अच्छा सा माहौल हो। तो इसके लिए सबसे बेहतर कौन सा होगा? देखिएगा ऑप्शन नंबर, हम ऑप्शन चारों ऑप्शन को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 119 है, ठीक है ना। इसके चारों ऑप्शन तक देखेंगे, सही ऑप्शन पर पहुंचने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके आंतरिक गतिविधियों को आयोजित करके, नहीं, किसी एक को छोड़ देंगे, किसी को नहीं, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। मुख्यतः शिक्षार्थी अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, ये भी ऑप्शन कट जाएगा आपका। विकास को विभिन्न आयामों, आयामों का मतलब होता है मुख्तलिफ पहलुओं, आयाम का मतलब मुख्तलिफ नजरियों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। रंगीन आकर्षक ये सब कट जाएगा। तो नहीं, इस देखिए, तो हम आज के प्रश्न लास्ट प्रश्न पर पहुंच गए हैं। आपसे गुजारिश है कि ये 120 का उत्तर आप जो है हमें आकर कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास हम यहीं तक। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आपका हमारी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।